हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन के 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे आया उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ आपको आंसर निकालना कैसा है, कैसे सोचना है, उस पर भी हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। मैं थोड़ी टिप्स और स्ट्रेटेजी आपको बताती रहूँगी। और इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। उस कम्युनिटी पे, टेलीग्राम कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन करो और वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और साथ के साथ इसके पहले और जो 1 से लेके 5 तक के चैप्टर के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उन सब के पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 किसके बारे में है? तो केस नंबर 1 इज अबाउट अनीता। So Anita says that she loves yoga because it keeps her healthy. Yani she believes that this is her belief. She feels calm after practicing. It means it is a feeling and she attends yoga classes regularly. That is an action. तो यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को ब्रैकेट में लिया है आपको समझाने के लिए, बिकॉज दिज आर प्रैक्टिस सेशन। तो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ कि आपको सोचना कैसे है। तो यहाँ पे जहाँ पे अनीता ने बिलीव किया कि अनीता बोलती है कि वो योगा पसंद करती है बिकॉज इट कीप्स हर हेल्दी, तो ये उसका एक बिलीफ है। तो ऐसे आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बिलीफ है। देन शी फील्स काम आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट, तो वो क्या फील करती है? काम फील करती है, यानी वो उसकी एक फीलिंग है। एंड देन वो योगा क्लासेस अटेंड करती है, तो वो उस चीज़ के लिए एक्शन भी ले रही है। तो ऐसे जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो चीज़ें ली है ना, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी, बट मैंने क्वेश्चन में कौन से पार्ट में क्या क्या कहना चाहता है, सवाल कभी क्या कहना चाहते हैं उसको, क्योंकि आप समझ जाए उस इसलिए मैंने इनको लिखा है। ओके, अभी हमारा इसमें ये तो कहानी है कि अनीता योगा से बहुत प्यार करती है क्योंकि वो उसको हेल्दी रखते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद वो काम फील करती है एंड वो क्लासेस रेगुलर अटेंड करती है। ये कहानी हो गई है। अब कहानी से क्या है, हमें सवाल भी करना है। सो आइडेंटिफाई द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एन एटीट्यूड इन द पैसेज। तो जो एटीट्यूड है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं जिसको पैसेज में दिया है, उसको आप आइडेंटिफाई करो। तो 3 कंपोनेंट्स हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। पहला है हमारा बिलीफ, दूसरा है फीलिंग एंड तीसरा इज आवर एक्शन। ओके, तो यहाँ पे भी आंसर में यही है। कंपोनेंट्स क्या है? बिलीफ, फीलिंग एंड एक्शन। ओके, अब यहाँ पे विच मॉडल ऑफ एटीट्यूड इज दिस। अब ये किस मॉडल है, कौन सा मॉडल है? तो इसको हम जो कहते हैं ये 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, बिलीफ, फीलिंग और एक्शन। ओके, सो बिलीफ माने ये हमारे ऊपर कोई इफेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्टिवनेस इसका है, तो इसको हम कहते हैं ABC मॉडल। ओके, तो ABC। और फिर यहाँ पे हमारी कुछ बिहेवियरल भी चेंज है ना, कुछ बिहेवियरल चेंज है, तो इसलिए यहाँ पे B आ जाएगा। और C में ये कॉग्निशन में भी कुछ चेंजेस आता है हमारा, तो इसलिए ये किस मॉडल हो जाएगा? ABC। अब कैसे आप बताओगे? तो जैसे जो हमारी कॉग्निटिव है, जैसे जो इंसान बिलीव करता है ना, वो कॉग्निटिव होता है, मतलब कुछ मेंटल प्रोसेस में होता है कि ये सोचता है, तभी कोई इंसान किसी चीज़ पे विश्वास करता है या फिर नहीं करता है। ओके, सो दैट इज़ कॉग्निटिव। फिर कॉग्निटिव के बाद एक्शन लिया, एक्शन लेना मतलब बिहेवियर में चेंज आना। फिर उसके बाद आता है फीलिंग, तो कुछ उसका इफेक्ट हो रहा है ना, इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से, कोई इफेक्शन मतलब कोई इफेक्ट आ रहा है, तो इसका वो है इफेक्टिव। ओके, गॉट इट। एंड ये मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई इज़ दिस मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट? तो ये मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अंडरस्टैंड दैट एटीट्यूड आर मल्टी डायमेंशनल एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर इन मल्टीपल वेज। तो ये जो मॉडल है ये हमें ये बताता है कि जो एटीट्यूड है ये मल्टी डायमेंशनल है। जैसे ये एटीट्यूड है, इसके 3 डायमेंशन है, इफेक्टिव है, बिहेवियरल है और एक है कॉग्निटिव। तो अलग डायमेंशन में है ना, अलग अलग। तो ये मल्टी डायमेंशनल है और
हमारे बिहेवियर को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, तो समझ आ गई बात। ओके, अब हमारा दूसरा केस में हम चलते हैं। सो रोहित स्मोक्ड फॉर 10 years. Okay. After watching multiple health campaigns showing smoking harmful effects and his doctor warning him, he finally quit. तो रोहित जो है 10 साल तक उन्होंने स्मोकिंग करा है। फिर जब वो बहुत ज़्यादा कैंपेन देखते हैं कि स्मोकिंग हार्मफुल होती है और उनके डॉक्टर ने भी उनको वार्न किया, तब जाके फाइनली ही क्विट, उसने छोड़ दिया। सो अब यहाँ पे विच प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज इज सीन हेयर। तो आपको अगर याद है, आपने पढ़ा होगा, एटीट्यूड चेंज के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जहाँ पे किसी भी इंसान को बार बार बुलवा के या फिर उसको समझा के, बोल के, समझा के, दिखा के कोई भी एटीट्यूड में चेंज लाया जाता है, उसको हम कहते हैं परसुएशन। सो यहाँ पे उसने कैंपेन देखा, डॉक्टर ने उसको बोला, तो वैसे ये कौन सा प्रोसेस होगा? परसुएशन थ्रू कम्युनिकेशन। मतलब बार बार उसको कम्युनिकेट करके तब जाके उसकी जो स्मोकिंग की आदत है उसको छुड़वाई गई है। एक्सप्लेन वन फैक्टर दैट लेड टू दिस चेंज। अब इसमें उसको डराया गया है, सो कुछ फेयर था उसके अंदर, फिर डॉक्टर की एक्सपर्टीज थी, तो कौन से फैक्टर थे जिससे कि ये चेंज आया? तो ये जो चेंज आया इसमें क्या है आंसर हमारा? एक तो सोर्स क्रेडिबिलिटी, माने डॉक्टर जो है एक्सपर्ट है, तो जो सोर्स, जिस सोर्स से उसको एडवाइस आया वो सोर्स बहुत क्रेडिबल है, इसको पता चला, तो उसने क्विट किया। दूसरा क्या है? फेयर अपील। अब जो कैंपेन में दिखाया गया है कि ऐसे मतलब फूफू करने से कैंसर होता है, ये बीमारी वो बीमारी होती है, उससे उसको डर पैदा हुआ ना। और इसके साथ साथ बोला है कि एटीट्यूड चेंज, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज हमने देखा किस तरीके से होते हैं। तो ऐसी थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज आपने पढ़ा होगा। मैंने अभी जब रिव्यू क्वेश्चन वगैरह किया था तब मैंने डिस्कस किया था। हालांकि ये चैप्टर मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं अच्छे से, तो ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया। तो जो थ्योरीज हैं, दो थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस्टिंगर ने दिया था, और एलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, दो थ्योरीज हैं। तो इन दो थ्योरीज को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन में अलग अलग और कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको वो भी समझना है। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस इज द मेंटल डिस्कम्फर्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम होल्डिंग टू कन्फ्लिक्ट्स बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी एक थ्योरी ये कहती है कि इंसान में एक डिस्कम्फर्ट, मेंटल लेवल पे एक डिस्कम्फर्ट उसके दिमाग में तभी आता है जब कोई भी दो बिलीफ को वो होल्ड करता है और उनके बीच में अनबन होती है, यानी कन्फ्लिक्ट होती है। जैसे कि स्मोकिंग के बारे में अगर हम ले, अभी एग्जांपल ये है, तो स्मोकिंग के बारे में एक इंसान में दो बिलीफ है। पहला ये है कि स्मोकिंग करने से अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कूल दिखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो ये मेरे फ़ायदे के लिए है, मेरा स्ट्रेस थोड़ा ख़त्म हो जाता है, स्ट्रेस फ्री होता है, ये सारी चीज़। दूसरा है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होती है, बीमारी होती है, वो बीमारी होती है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए उसके मन में एक तो पहला लगेगा कि नहीं ये अच्छा है, ये मेरे फ़ायदे में है, मुझे स्ट्रेस फ्री करता है, तो मेरे को पीना चाहिए ये जो सिगरेट वगैरह। दूसरा है कि नहीं, अगर मैं ये पीऊँगा तो मैं बीमार पड़ूँगा, ये बीमारी वगैरह होगी। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी, यानी एक चीज़ को लेके दो तरीके के बिलीफ है, तो उसमें कन्फ्लिक्ट होता है, एक अनबन होती रहती है, दिमाग में अशांति होता रहता है, इसके लिए मेंटल डिस्कम्फर्ट होती है। ओके, समझ आ गई हमारी पहली थ्योरी। फिर हमारी दूसरी थ्योरी क्या है? इलाबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। ये दिया था बैटी एंड कैसियोपोम। ये मैं तभी नहीं प्रोनाउंस कर पाई, अभी नहीं कर पा रही हूँ। ओके, द एलाबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, जिसको हम कहते हैं ELM ऑफ पर्सुएशन, इज अ ड्वेल प्रोसेस थ्योरी डिस्क्राइबिंग द चेंज ऑफ एटीट्यूड। और इस थ्योरी में हम एटीट्यूड चेंज के बारे में बात करते हैं। ELM वॉज डेवलप्ड बाई रिचर्ड E. पैटी एंड जॉन कैसिपो इन 1980. द मॉडल एम्स टू एक्सप्लेन different ways of processing stimuli, why they are used and their outcomes on attitude change. तो ये जो थ्योरी है ELM, एलाबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, ये बहुत ही एलाबोरेट तरीके से अलग अलग एटीट्यूड चेंज के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, और कौन से डिफरेंट स्टिमुलाई है जिसके लिए
प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है, मतलब प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, उसके बारे में भी बात करती है। ओके, तो आप पहले थ्योरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस, और दूसरी थ्योरी, मतलब पहली थ्योरी है जो बात करती है कि एक चीज़ के बारे में अगर कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ हो तो उससे डिस्कम्फर्ट होता है, और दूसरा थ्योरी है येलम थ्योरी, जो कि अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई को प्रोसेस करने की जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करती है, और अलग अलग तरीके के एटीट्यूड चेंज का आउटकम, मतलब किस स्टिमुलाई के हिसाब से कैसा एटीट्यूड में चेंज आता है उसके बारे में बात करती है। ओके, फिर हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 इज व्हेन रमेश फेल्ड हिज एग्ज़ाम हिज टीचर सीट। जब रमेश ने एग्ज़ाम में फेल किया तब उसके टीचर ने कहा ही डिड नॉट स्टडी एनफ। ओके, ठीक है, फेल हुआ तो टीचर ने कह दिया कि इसने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। बट व्हेन हर फेवरेट स्टूडेंट फेल शी सेड द एग्ज़ाम वॉज टू डिफ़िकल्ट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है बेचारा रमेश फेल हो गया तो टीचर बोलती है नहीं इसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, और जब टीचर की फेवरेट बच्ची फेल हो गई तब वो कहती है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, पेपर डिफ़िकल्ट था। मोदी जी की आवाज़ में आप समझिए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मैडम ओके सो यहाँ पे आइडेंटिफाई द बायास इन टीचर्स जजमेंट। तो टीचर ने जो जजमेंट दिया इसमें कौन सा बायास है। सो द बायास इज एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। तो ये एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट है, क्योंकि जो एक्टर है, एक्टर मतलब जो भी टीचर है उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके ऊपर उन्होंने दिया, क्योंकि रमेश को वो एक नज़र से देखती होगी तो इसलिए वो कहा कि रमेश बुरा लड़का है, पढ़ाई नहीं किया होगा, और उसके जो फेवरेट स्टूडेंट है वो उसको बहुत पसंद होगी, तो उसने बोला कि ये पेपर टफ था लेकिन बच्ची तो पढ़ा मतलब पढ़ाई लिखाई करती हैं। सो एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, या फिर इसको हम फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी कहते हैं। माने कौन किस चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करता है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही आया ना ये कंक्लूजन। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करो ब्रीफली, मैंने छोटे तरीके से एक्सप्लेन करो। सो पीपल एट्रीब्यूट अदर्स फेलियर टू इंटरनल फैक्टर लेजीनेस बट देयर ओन फेवरेट फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वही बात है, कौन किस चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करता है। तो दूसरा जब फेल हुआ तब उसके इंटरनल फैक्टर्स को ध्यान दिया कि ये बच्चा लेज़ी है, हमारा रमेश लेज़ी है, ये पढ़ाई नहीं करता होगा। लेकिन जब उनकी फेवरेट बच्ची पे बात आ गई तब उन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान दिया, यानी एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को। ओके, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है नेम 2 अदर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन एरर। तो यहाँ पे हमने एक पढ़ा था ना, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या फिर एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो इस तरीके से आप और 2 एरर के नाम बताओ। तो पहला है सेल्फ सर्विंग बायस, सक्सेस अगर मैं हुई तो मैं, एंड फेलियर अगर है तो अदर्स। ओके, तो सेल्फ सर्विंग मतलब हम खुद को लेके ही बायस्ड हैं कि खुद को अगर सक्सेस मिल गई तो हमने काम किया होगा, और फेलियर मिल गई तो दूसरों का काम होगा। जैसे कि अगर हम पास हो जाते हैं तो मैंने मेहनत करी है, मैं पास हो गया, और अगर फेल हो जाता है तो यार ये मेरा लक में नहीं था, भगवान नहीं चाहते होंगे। फिर हम डायलॉग बाजी करते हैं कि मेरे कर्म में ये रहा होगा, या फिर एक वो कोट है ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। हालांकि मैं ऐसे डायलॉग बाजी में इसको नहीं बोल रही हूँ, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि लोग ऐसे बोलते हैं। ओके, फिर एक और है हेलो इफेक्ट। द हेलो इफेक्ट इज ए टाइप ऑफ कॉग्निटिव बायस इन विच द ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ ए पर्सन इन्फ्लुएंस हाउ अदर्स फील एंड थिंक अबाउट ए पर्सन स्पेसिफिक ट्रेड्स। तो ये एक ट्रिकी सा एक इफेक्ट है जहाँ पे हम किसी की एक बिहेवियर को देख के उसकी पूरी जो कैरेक्टर है उसको जज करते हैं। जैसे कि समवन इज़ नाइस, ही इज़ नाइस, तो कोई बंदा नाइस है, अच्छा है, इसका मतलब हम ये भी सोच लेते हैं दैट ही इज़ ऑल्सो स्मार्ट। तो कोई बंदा अच्छा है तो वो स्मार्ट भी होगा, ऐसा हम सोचते हैं। दिस इज़ हेलो इफेक्ट। ओके, केस नंबर 4 पैसेज में क्या है, डिस्पाइट बीइंग इक्वली क्वालिफाइड प्रिया इज नॉट सिलेक्टेड फॉर ए जॉब बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर बिलीव्स women are less competent in लीडरशिप रोल्स।
तो इक्वली क्वालिफाइड होने पर भी कोई दूसरा आदमी जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाता है, जबकि प्रिया जो है वो नहीं होती है, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है दैट एम्प्लॉयर जो है, मतलब जो काम पे रखने वाला है, जो बॉस है, वो ऐसा सोचता है कि लीडरशिप रोल के लिए वीमेन आर लेस कॉम्पिटेंट। ओके, सो यहाँ पे कौन सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, तो क्योंकि मेल और फीमेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा जेंडर प्रीजुडिस लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जेंडर प्रीजुडिस है। प्रीजुडिस माने एक नेगेटिव बिलीफ फॉर्म करना, नेगेटिव बिलीफ। ऐसे ना मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, बट ऐसे में थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ओके, सो नेगेटिव बिलीफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आता होगा जो मैं लिखती हूँ। नहीं आता होगा तो बता देना, कमेंट में बता देना। तो जेंडर प्रेजुडिस, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब बताओ डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस में क्या डिफरेंस है। सो जो प्रेजुडिस है वो एक नेगेटिव बिलीफ होता है, नेगेटिव एटीट्यूड है, और डिस्क्रिमिनेशन माने नेगेटिव एक्शन। तो प्रेजुडिस माने आप ऐसे समझो कि आप किसी को पसंद करते हो, सिंपल समझ लो। तो जब तक वो इंसान आपके क्रश है तब तक ये प्रीजुडिस है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ मन में ही है, बिलीफ में ही है, मन में ही है। और डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब आपने जाके दिल की बात उसको बता दी, यानी आपने एक्शन में कर दिया। तो जब तक चीज़ें बिलीफ में है यानी मन में है तब तक प्रीजुडिस, और जब उस पर एक्शन लिया जाता है तब दैट बिकम्स डिस्क्रिमिनेशन। यानी नेगेटिव एटीट्यूड माने नेगेटिव सोचना है इस प्रीजुडिस, एंड डिस्क्रिमिनेशन इज नेगेटिव एक्शन। आपने उसको लिया ही नहीं तो ये आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, बट जब तक आपके मन में था कि लड़कियां ये नहीं कर सकती तब तक दैट वाज प्रीजुडिस। गॉट इट। सो जस्ट वन मेथड टू रिड्यूस प्रीजुडिस। अभी एक 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 ऐसा मेथड बताओ जिससे ये प्रीजुडिस को रिड्यूस किया जा सकता है। बात करते करते मेरी मदर टंग निकल आती है, तो अगर मैं बांग्ला में बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, একটা এমন মেথড বলো যার মাধ্যমে আমরা প্রিজুডিসকে রিডিউস করতে পারি। ওকে, সো দ্য মেথডস আর इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट, कोऑपरेटिव वर्क बिटवीन ग्रुप्स एंड कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स। तो एक मेथड है एंड दूसरा मेथड इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर द आंसर, कि आप ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दो, चैलेंज करो, और जो स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ने की कोशिश करो, लाइक एजुकेट पीपल टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। एंड दूसरा इज कोऑपरेट करना चाहिए। सब अगर आपस में कोऑपरेट करेंगे तब लगेगा कि कोई कॉम्पिटेंट है नहीं है उस पर हम बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, 7 करोड़ का आखिरी सवाल। केस स्टडी, ए स्ट्रेंजर हेल्प्स एन एक्सीडेंट विक्टिम ऑन द रोड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो एक स्ट्रेंजर है जो विक्टिम को हेल्प करता है एक्सीडेंट के टाइम पे और बदले में कुछ नहीं चाहता। वाई इज दिस सो? सो व्हाट बिहेवियर इज दिस? सो दिस इज प्रो सोशल बिहेवियर, एल्ट्रुइज्म जिसको हम कहते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर, यानी सोशली बहुत एक्टिव है। प्रो सोशल माने एक पॉजिटिव एक बिहेवियर है सोसाइटी के प्रति। ओके, सो मेंशन 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सच बिहेवियर। अब 2-3 ऐसे फैक्टर्स बताओ जिससे कि ये बिहेवियर इंसान का इन्फ्लुएंस होता है, यानी इंसान में ये जो प्रो सोशल, जब सोसाइटी में अच्छे बने रहने की, हेल्प करने की ये जो बिहेवियर है, ये कैसे आती है, कहाँ से इन्फ्लुएंस होती है? सो मे बी एम्पैथी, लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब उसने देखा कि रोड में एक्सीडेंट हो गया, कोई विक्टिम है, उसको लगा होगा कि उसको कितना दर्द हो रहा है, सो ही एम्पैथाइज्ड एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल। और दूसरा है सिचुएशन मतलब अब सोचो एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ, अब आंखों के सामने कोई मर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल लेके ही जाना है, आप कुछ नहीं कर सकते, ये सिचुएशन की डिमांड है। तीसरा है नॉर्म्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप एक इंसान हो, सोसाइटी में सोशल बीइंग हो, तो अगर सोसाइटी में कुछ हो रहा है ख़राब, उसको सुधारने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अगर हेल्प चाहिए किसी को तो उसको हेल्प करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दीज आर बेसिक नॉर्म्स।
ओके, एक्सप्लेन वन थ्योरी ऑफ प्रोसोशियल बिहेवियर। अब प्रोसोशियल बिहेवियर की एक थ्योरी बोलो, हमने तो यहाँ पे 2 लिख दी हैं। ओके, सो थ्योरीज में पहला है एम्पैथी अल्ट्रुइज्म थ्योरी, जिसको कह दिया था बैटसन ने। तो ये स्टेट करता है दैट फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी फॉर अनदर पर्सन प्रोड्यूस एन एल्ट्रिस्टिक मोटिवेशन टू इंक्रीज द पर्सनस वेलफेयर। तो जब हमारे अंदर किसी के लिए एम्पैथी होता है, यानी एम्पैथी देखो 2 चीज़ होती है, एम्पैथी होती है और सिंपैथी होती है। तो एम्पैथी मतलब आप अपने आप को दूसरों के जगह पे रख के उनकी जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ एम्पैथी। एंड सिंपैथी इज़ कि आप उसके जगह पे अपने आप को रख कर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसकी जगह पे उसके लिए दया दिखा रहे हो, आपके मन में दया आ रही है, करुणा आ रही है, दैट इज सिंपैथी। सो सिंपैथी यहाँ पे आपको नहीं होगी। एम्पैथी है मतलब आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, दूसरों का जो सिचुएशन है उसको समझ रहे हो, उसके जगह पे खुद को रख कर सोच पा रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आप में एक मोटिवेशन आ जाती है कि उस इंसान की वेलफेयर को मुझे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, यानी मदद करना है, कैसे वो अच्छा रह सकता है। गॉट इट? एंड द सेकेंड मेथड इज कॉस्ट रिवॉर्ड मेथड। सो दिस नीड्स if the needed help is relatively low cost in terms of time, money, resources or risk, that help is more likely to be given। तो ये सीधी बात है कि अगर किसी को लगता है कि मैं कोई मदद करूँगा तो मेरी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, तभी लोग मदद करते हैं। सो दैट इज़ इट, कॉस्ट रिवॉर्ड मॉडल। तो आपको अगर लग रहा है कि जितना कॉस्ट होगा उससे रिवॉर्ड ठीक ठाक मिल जाएगा, यानी मेरे उतना वक्त नहीं खर्च होगा, उतना पैसा नहीं जाएगा, उतना रिसोर्स नहीं जाएगा, बट मैं अगर हेल्प कर दूंगा तो ये फ़ायदेमंद रहेगा, तब भी आप हेल्प करोगे, दैट इज़ इट। लर्निंग ए क्लासमेट ए पेंसिल इज़ ईजी, कॉन्फ्रंटिंग द नाइफ विल्डिंग एसिलेंट हु अटैक्ड किटी गिनोवस इज एन एंटायरली डिफरेंट मैटर। तो इसको ये अगर पूरी कहानी नहीं समझ आती है तो छोड़ दो। सो दैट इज़ इट कि अगर आपको कोई बच्चा दूसरा अगर पेंसिल मांग रहा है आपके क्लास में, उसको पेंसिल देना इजी रहेगा क्योंकि आपको पता है उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे अगर नहीं समझ आता है तब ऐसे समझ लो, कोई अगर चाकू से लेके किसी को मारने आ रहा है तो उसको अटैक करना, वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाना इज टफ, क्योंकि वहाँ पे आपकी जान को ख़तरा है। तो पेंसिल देने में कोई ख़तरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बट आपको वो थैंक यू बोलेगा कि इसने हेल्प करी, तो ये आप करोगे क्योंकि कॉस्ट और रिवॉर्ड जो है वो सिमिलर है। बट यहाँ पे अगर आप चाकू से किसी को मारने वाला है और आप वहाँ के रोकने के लिए जाओगे तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा कम ही है, कॉस्ट ज़्यादा है, महंगा पड़ सकता है अगर आपको वो चाकू लग गई है तो वही बात है। सो दैट इज़ इट, आई होप समझ आया होगा। सेम वही बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा पीडीएफ के लिए, अपडेट्स के लिए। बिलव्ड कम्युनिटी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं और फिर उसके नेक्स्ट हम चैप्टर 7 के केस स्टडी क्वेश्चंस को देखेंगे। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच। आपको बताना है वीडियो कैसी लगी और नीचे कमेंट करना है और क्या चाहिए आपको। मेरे से जो हो रहा है मैं दे रही हूँ, बट आपको क्या चाहिए वो आप बताओ मुझे।